हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 11 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 या 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956, ये सही जवाब है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त इंडिया कई एक प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। उसके बाद धीरे धीरे सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज किया गया। उसके बाद कई एक रीजन से ये आवाज़ उठने लगी कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट कमीशन को बैठाया गया। सबसे पहला जो कमीशन था वो धार कमीशन। इसके धार के अंडर में धार कमीशन का गठन हुआ जून 1948 में। इस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया दिसंबर 1948 में, और इस कमीशन का रिकमेंडेशन ये था कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हो, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद दूसरा जो कमीशन बना था वो बना था जेवीपी। जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो ये 3 लोगों का कमीशन बना था। तो इनका रिकमेंडेशन के अनुसार भी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने भी खारिज कर दिया था। फिर लास्ट में जो सबसे थर्ड कमीशन जो बना था, फैज अली कमीशन। इस कमीशन का रिकमेंडेशन था कि एक लैंग्वेज और एक स्टेट ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज को इन्होंने सिरे से खारिज नहीं किया था। और इस कमीशन का रिकमेंडेशन के अनुसार 16 इंडिया को इन्होंने 16 राज्य और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटा था। तो इस कमीशन को इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, इसका रिकमेंडेशन विथ माइनर मॉडिफिकेशन। तो जब 7th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो उसके अनुसार 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया। तो फैज अली कमीशन के द्वारा इस का रिकमेंडेशन था 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रल यूनिट। तो उसको कुछ मॉडिफाई करके 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट एज ए फुल स्टेट ऑफ द यूनियन? पहला है नागालैंड, हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन है हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, मणिपुर। एंड डी ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा। तो इन चारों में से क्रोनोलॉजिकली सही जवाब कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पे नागालैंड, हरियाणा, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का। ये देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया 1956। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 14 स्टेट एंड 6 यूटीज बने थे वो ये थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो बॉम्बे राज है इसको सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। तो गुजरात बना 15वां राज्य। ये जो डिवीजन हुआ था ये 1960 में हुआ था। उसके बाद नागालैंड जो है, सो नागालैंड
का फॉर्मेशन 1963 में हुआ था एज ए 16 स्टेट। ये बना था जो नागा हिल वाला एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वहाँ पे एक नया स्टेट फॉर्म हुआ था नागालैंड। और हरियाणा का फॉर्मेशन पंजाब से अलग हुआ था ये 1966 में। मणिपुर 1972 में एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो ये ऑप्शन नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड 1963, 66, 72 एंड ये 1987, ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल HAPS। पहला स्टेटमेंट है इट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट है इट कैन फ्लाई एट अल्टीट्यूड ऑफ 18 to 20 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ ऑप्शन बी ओनली टू सही जवाब है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से नहीं, ये सोलर एनर्जी से पावर होती है। अभी इसका फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोटोटाइप का फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है नेशनल एरोस्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरीज के द्वारा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा, ये बेंगलोर में स्थित है ये कंपनी, उसके द्वारा ये फर्स्ट सक्सेसफुल इसका ट्रायल किया गया है। तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। ये देखिए ऐसा है, ये सैटेलाइट है, ये लगभग धरती से 18 से 20 किलोमीटर ऊपर ये रहेगी, सैटेलाइट के रूप में काम करेगी। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अगर इसका हम सिग्निफिकेंस का बात करें तो ये मिलिट्री एंड सिविल दोनों के लिए यूज होगा। किसी क्षेत्र में नेचुरल डिजास्टर आने के बाद जब वहाँ का जो टावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वहाँ पे जल्दी से कम्युनिकेशन को सेटअप करने के लिए इस सैटेलाइट को यूज किया जा सकता है। और मिलिट्री पर्पस के लिए पहाड़ी क्षेत्र में भी इस सैटेलाइट का यूज किया जा सकता है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये लॉन्च किया जा सकता है बिना रॉकेट का। अगर हम नॉर्मल सैटेलाइट को देखें तो उसको लॉन्च करने के लिए इसरो के द्वारा रॉकेट PSLV या GSLV कोई भी रॉकेट के द्वारा उसे लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसे बिना रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है, जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके सिग्निफिकेंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू 2024 रैंकिंग इंडिया इज एट 85th आउट ऑफ 199 कंट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस एंड देयर होल्डर कैन विजिट विदाउट ए प्रायर वीजा। थर्ड स्टेटमेंट है द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इन तीनों स्टेटमेंट में से सही जवाब कौन कौन सा है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है सी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडिया का 2024 में 85th रैंक है। इंडियंस लगभग 62 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ईरान जो है सो इंडियन को विदाउट वीजा 15 दिन के लिए अलाउ किया है। ये देखिए, ईरान ट्रैवल वीजा फ्री, इंडियंस टूरिस्ट हु विश टू ट्रैवल वीजा फ्री, बिना वीजा के ईरान अब जा सकते हैं। लेकिन उसका कंडीशन है, 4 कंडीशन है। वो क्या है कि एक बार अगर आप विदाउट वीजा चले जाते हैं तो अगले 6 महीने तक नहीं जा सकते हैं। मतलब 6 महीने में एक बार ये
इस बेनिफिट का ये आप लाभ उठा सकते हैं और आप वहाँ मात्र 15 दिन के लिए ही बिना वीज़ा के रह सकते हैं और ये डेट एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन था और वीज़ा केवल टूरिज़्म के लिए ही मिलेगा। अगर आप कोई और काम से जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप 15 दिन के लिए जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। और थर्ड जो कंडीशन है वो आप यहाँ पे ट्रेन से नहीं जा सकते हैं या कोई भी पानी का जहाज़ से नहीं, केवल एयर के द्वारा ही, मतलब एरोप्लेन के द्वारा ही जा सकते हैं। अगर इस स्कीम का बेनिफिट उठाना है तो आपको केवल एयर ट्रैवल ही करना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी ईरान जो वीज़ा फ्री किया है। थोड़ा सा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अभी रिलीज हुआ था, तो फर्स्ट पोजीशन पर 6 कंट्रीज़ हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। इन 6 कंट्रीज़ जॉइंटली फर्स्ट पोजीशन पे हैं। इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट अगर है उनके नागरिक किसी के पास, तो वो लगभग 194 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट लेकर के आप केवल 62 कंट्री में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, लेकिन अगर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन का वीज़ा है तो आप 194 कंट्रीज़ और डेस्टिनेशन पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो ये है अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो 2024 में रिलीज़ हुआ है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लेते हैं एक बार ईरान को भी। ये देखिए ईरान अभी न्यूज़ में है, इंडिया को वीज़ा फ्री किया है 15 दिनों के लिए, तो ईरान को देख लेते हैं। ये अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान, इधर है पर्शियन गल्फ़, यहाँ पे कैस्पियन सी के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो आप वीडियो को रोक करके ईरान को, इस मैप को देख लीजिए और इंडिया से यहाँ पे लोकेशन है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये है ईरान। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से है। द अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज एसोसिएटेड विथ द inadequacy of productive capacity to create enough job for all those able and willing to work refers to। ऑप्शन ए है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सी ऑप्शन है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी ऑप्शन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सही जवाब है सी। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है जब स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी है, जैसे स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर या लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। तो इन सब कारणों से अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ऑप्शन ए में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कोई एक जॉब से दूसरा जॉब में शिफ्ट कर रहा हो। स्विचिंग जॉब के टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जैसे बिजनेस साइकिल में जब रिसेशन आएगा तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये एक रिसेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक साइक्लिकल प्रोसेस है। तो इस दौरान जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जैसे जो नौकरी सीजन के अनुसार, जैसे खेती में हार्वेस्टिंग खत्म होने के बाद जो उसमें लेबर काम करते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हार्वेस्टिंग खत्म हो गया चाहे, या फिर एक और सेक्टर है टूरिज्म भी। जैसे इंडियन के जो पहाड़ी हिल साइड है वहाँ पे गर्मी में टूरिज्म बढ़ जाती है, तो उस वक्त हर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट उस रीजन में मिल जाता है। लेकिन आफ्टर जैसे ही बरसात का टाइम आता है तो वहाँ पे टूरिज्म डाउन कर जाती है, तो वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं उस कुछ फ्यू ड्यूरेशन के लिए, तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो आज का 6th क्वेश्चन है, मीमास। मीमास एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है? सैटर्न, जुपिटर, मार्स या नेपच्यून? इसका ऑप्शन ए सही है, सैटर्न। मीमास, इसको डेथ स्टार के नाम से भी जानते हैं। मीमास सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब सैटर्न का ये मून है। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि ये देखिए, मीमास सैटर्न डेथ स्टार मून मे हैव हिडन ओशियन। अभी एक रिसर्च में ये पाया गया है कि सैटर्न के जो ये नेचुरल सैटेलाइट है मीमास, यहाँ पे ओशियन है, तो इसलिए न्यूज में है। एक जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, जर्नल का नाम है नेचर। इसके इस जर्नल में पब्लिश आर्टिकल के अनुसार एक वहाँ पे यंग ओशियन है, मतलब न्यूली फॉर्म्ड ओशियन है, और उस ओशियन का लगभग एज है 5 to 15 मिलियन ईयर एगो। तो अभी ये न्यूज इन डेवलपमेंट है। अभी यहाँ पे मीमास पे एक हिडन ओशियन मिला है, तो इसलिए ये न्यूज में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।